वेलकम स्टूडेंट। इजी एग्जाम एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 15 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक का करंट अफेयर और साथ में उसका विश्लेषण भी करेंगे कि क्या हुआ, उस पर क्या क्या कनेक्शन जुड़ सकते हैं जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले चालू करते हैं एक योजना से। हम हर करंट अफेयर में कोई ना कोई योजना के बारे में चर्चा करते हैं। उसी कड़ी पे आज हम योजना पे चर्चा करेंगे, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि यह कब से प्रारंभ हुआ। तो यह प्रारंभ हुआ 3 फरवरी 2022 से। विधिवत रूप से सबसे पहली बार इसका प्रारंभ 3 फरवरी 2022 से हुआ। इसकी घोषणा राहुल गांधी जी ने की थी। घोषणा किसने किया था? तो राहुल गांधी जी, जो वायनाड के सांसद हैं। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, जो पहला चेक दिया गया उस पर डेट है 3/2/2022, अर्थात यह प्रारंभ कब से हुआ? 3/2/2022 से। अब इसके नाम पे ही इसका अर्थ निकालते हैं कि इसका नाम क्यों रखा गया। तो राजीव गांधी जी के नाम पे रखा गया है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और ग्रामीणों के लिए है यह सबसे प्रथम। और ऐसे किसान जो क्या है, भूमिहीन है, भूमिहीन कृषि मजदूर है, उनके लिए न्याय योजना घोषित की गई है। तो सबसे पहले नाम याद रखिएगा आप, इसका पूरा नाम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। तो इस पे क्या क्या प्रावधान है और इस पे क्या क्या सुविधाएं मिलती है, तो आगे देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर है न्याय की निरंतरता पर जोर। यह वाला कोट आप मेंस पे लिख सकते हैं, न्याय की निरंतरता पर जोर। वर्ष 2021-22 की 2 किस्तें और 22-23 की प्रथम किस्त को मिलाकर अब तक 213 करोड़ रुपया, अर्थात यह योजना भूत लक्ष्य प्रभाव से थी, अर्थात 2021-22 वाले किसानों को भी दिया गया है और 2022-23 वाले किसानों को भी दिया जाएगा। कैसे किसान? जो भूमिहीन है, अर्थात जिसके पास कोई भूमि नहीं है, भूमिहीन किसानों को दिया जाएगा। तो प्रावधान क्या है इसके? तो जब यह प्रारंभ हुआ 2021-22 से, भूत लक्ष्य प्रभाव से चालू हुआ था यह, अर्थात पिछले साल से चालू हुआ डेट के, तब इसमें 6,000 रुपये पर वर्ष था। कितना था इसका राशि? 6,000 रुपये। पहले इसको किसानों पे 6,000 रुपये मिलते थे। कितने किसानों को लाभान्वित करना था लक्ष्य हमारा? तो 10 लाख किसानों को लक्ष्य था हमारा। और परंतु वर्तमान के बजट, अर्थात जो 22-23 का बजट था, उसमें यह घोषणा किया गया कि अब भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 7,000 रुपए दिए जाएंगे प्रति वर्ष। तो यह देखिए कि भूमिहीन में कौन कौन आते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है कि कृषि मजदूर न्याय योजना ऐसे ग्रामीण मजदूर, सबसे पहले याद रखिएगा कि ग्रामीण शब्द है, ग्रामीणों के लिए है, कि एक नई उम्मीद की तरह जिसके पास खेती की जमीन नहीं है, अर्थात किस खेती की जमीन नहीं है, और वे मनरेगा, पौनी पसारी कार्य। पौनी पसारी कार्य क्या है? जो सांस्कृतिक कार्य होते हैं, जो सांस्कृतिक कार्य या पारंपरिक कार्य बोल लीजिए, पारंपरिक ज्यादा अच्छा रहेगा। पारंपरिक कार्य जैसे नाव, अर्थात नाई, धोबी, लोहार, इन सब के लिए पौनी पसारी योजना चलाई जा रही है। अर्थात जो परंपरागत व्यवसाय है, वे कार्य करने वाले को पौनी पसारी कार्य कहते हैं। वनोपज संग्रहण, अर्थात जो वन से वनोपज, लघु वनोपज संग्रहण करते हैं, या कृषि मजदूर जो दूसरे की भूमि पर काश्तकारी करते हैं, उन परिवारों को नियमित आय का जरिया देने के लिए प्रति वर्ष कितने हजार रुपए दिए जाएंगे? 7,000 रुपए का। याद रखिएगा, ये इसमें 1,000 रुपए की वृद्धि की गई है। पहले 6,000 हुआ करता था और 1,000 प्लस होके क्या हो गया? यह 7,000 रुपए हो गया। तो 21-22 वित्तीय वर्ष से लागू की गई है। आप ये याद रखिएगा कि वित्तीय वर्ष कौन सा था? 21-22 से लागू किया गया, अर्थात भूत लक्ष्य प्रभाव से लागू किए गए हैं। इस योजना से 3,55,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ मिलेगा। लाभान्वितों में आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने वाले पुजारी, इसे नया ऐड किया गया है, बैगा, गुनिया, मांझी, चालकी, बाजा मोहरैया, हाट पहाड़िया, ये सब बस्तर क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। पुजारी अर्थात पूजा पाठ करने वाला, बैगा आप तो जानते ही हैं। और ये सभी किसमें आएंगे? भूमिहीन किसान के अंतर्गत आएंगे। भूमिहीन किसान की क्राइटेरिया में क्या क्या शामिल होते हैं, तो आप देख सकते हैं, पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, चालकी, ये सभी कैसे हैं? तो भूमिहीन किसान हैं। तो आप याद रखिएगा, इसका प्रोग्रेस 213 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 2021-22 में भूत लक्ष्य प्रभाव चालू किया गया और पहला इंस्टॉलमेंट कब दिया गया? तो 3 फरवरी 2022 को 6,000 रुपया था, अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 7,000 रुपया। तो आइए चलते हैं अब आज के अगले न्यूज की ओर।
हमारा जो अगला न्यूज है वह बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। जो भूपेश कैबिनेट है, अर्थात भूपेश कैबिनेट अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य की जो मंत्रिपरिषद है, भूपेश मंत्रिपरिषद कह सकते हैं इसको, उससे श्री टी एस सिंहदेव जी जो पंचायत मंत्री के पद पर थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे का कारण आप सभी को दिख जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में इनका वो डाल दिया गया है, जो लेटर इस्तीफे के साथ दिया गया है कि क्या क्या दिक्कत है इस पे। तो अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल ये है कि पंचायत मंत्री है कौन वर्तमान में। अगर पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया गया है तो पंचायत मंत्री का पद संभाल कौन रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री जो होते हैं उनके पास हमारे यहाँ का ऊर्जा, वित्त, ये सब है भूपेश बघेल जी के पास। और आखिरी में एक लाइन होता है जिसपे लिखा रहता है कि अन्य वही सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। अर्थात अभी वर्तमान में पंचायत मंत्री का पद का जो कार्यभार है वो भूपेश बघेल जी संभालेंगे। यह बात तो जाहिर नहीं हुई है, परंतु यह कहा जा सकता है कि जो अन्य भार साधक मंत्री हैं, अन्य जो पद हैं जिसके कोई मंत्री नहीं है, वो भूपेश बघेल जी के कार्यभार पे रहेगा। तो अभी ये कौन कौन से पद पे है ये याद रखिएगा। इन्होंने क्या इस्तीफा दिया? शुक्रवार को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दे दिया, परंतु वह अभी भी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और 20 सूत्री कार्यक्रम और वाणिज्यिक कर, ये मंत्री रहेंगे। ये कौन कौन से मंत्री रहेंगे? लोक स्वास्थ्य हेतु, परिवार कल्याण है, चिकित्सा है, 20 सूत्री कार्यक्रम है, वाणिज्यिक कर है। केवल उन्होंने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। इनकी नाराजगी का कारण भी आप सभी को पता है, यहाँ पे न्यूज़पेपर में सभी पे छपा था, तो आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा। सीजी एग्जाम एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो अगला न्यूज है वह बस्तर से है। यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है चूंकि यह खनिज से है और छत्तीसगढ़ एक खनिज बाहुल्य प्रदेश है जहां विभिन्न प्रकार की खनिजें पाई जाती है, जिसमें कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर, विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इन सभी खनिज, तो ये सब मुख्य खनिजें हैं, लेकिन जो अन्य या गौण खनिजें हैं उसमें ग्रेनाइट है, जस्ता है, टीन है, ये सभी गौण खनिजें हैं। तो हमारा जो न्यूज का हेडिंग था वह था बस्तर का काला हीरा बेचने की तैयारी में सरकार, भाकपा ने किया विरोध। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 दशक बाद बस्तर के मुलाकोली में वो तल बाहर आ गया है जहां पे सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में स्थित उच्च क्वालिटी के जेड ब्लैक श्रेणी। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल याद रखना है कि जो ब्लैक श्रेणी का ग्रेनाइट है, ब्लैक श्रेणी का ग्रेनाइट, ब्लैक श्रेणी का ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है। हमारे एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि ब्लैक श्रेणी का ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है यह? तो सुकमा जिले के कोंटा तहसील पे, जो कोंटा तहसील है उस पे क्या पाया जाता है? ब्लैक ग्रेनाइट पाया जाता है। अर्थात ग्रेनाइट की चट्टाने पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? काला हीरा। इसके लिए टेंडर जारी कर दी गई है, तो आप यह देख सकते हैं, यह न्यूज में है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि काला हीरा किसे कहते हैं? तो ब्लैक ग्रेनाइट को काला हीरा कहा जाता है, जो कहाँ पाया जाता है? तो सुकमा के कोंटा तहसील में। हमारा अगला न्यूज है पर्यटन से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि झरझरा जलप्रपात, एक नया जलप्रपात है। आए दिन परीक्षाओं में यह पूछे जाते हैं कि यह जलप्रपात कहाँ है। जलप्रपात का लोकेशन पूछा जाता है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। तो आप याद रखिएगा झरझरा जलप्रपात। तो झरझरा जलप्रपात कहाँ है? गरियाबंद जिले में। कौन से जिले पे? गरियाबंद जिले में। पर्यटन की अपार संभावनाएं है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं होने और दुर्गम रास्तों के चलते इन स्थानों का विकास नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ जो पर्यटन की मुख्य समस्याएं हैं वह अधोसंरचना ही है। पर्यटन की मुख्य समस्या क्या है? संरचना। जो मूलभूत संरचनाएं हैं वह यहाँ पे लिखा है कि पर्यटन तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, वहां रुकने के लिए कोई रिजॉर्ट नहीं है। परंतु हमारे यहाँ पर्यटन का जो लोकेशन है वह बहुत है। प्राकृतिक लोकेशन है हमारे यहाँ पर्यटन के लिए, विभिन्न प्रकार के जनजातीय लोकेशन है, आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल लोकेशन है, जंगल सफारी, नंदन कानन जैसे। आप विभिन्न प्रकार के पर्यटन है हमारे यहाँ, परंतु वहां पहुंचने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? रास्ते नहीं है, इसलिए वो पर्यटन का हमारे यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कौन सा जलप्रपात? झरझरा जलप्रपात है। कहाँ पे? तो गरियाबंद पे।
हमारा अगला जो न्यूज है वह क्या है, कार्यक्रम से। एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, विश्वास अभियान। यह नाम याद रखिएगा, विश्वास अभियान। किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो यातायात पुलिस। यातायात पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है कौन सा अभियान, विश्वास अभियान। तो जसपुर नगर का न्यूज है यह। विश्वास अभियान के तहत यातायात पुलिस जसपुर के द्वारा शहरी क्षेत्रों में यातायात जागरूकता चलाया गया। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए और यातायात को सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें से एक है विश्वास अभियान। अर्थात इस पे मोबाइल से बात ना करने, वाहन चलाते हुए नियम का पालन करने और आदि जो सभी नियम होते हैं यातायात के संबंध में, उन सभी के लिए क्या किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें क्या है, नाबालिगों को वाहन चलाने नहीं देना, यातायात नियमों का पालन, मोबाइल के साथ यातायात न चलाना, और आप सभी को पता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। यह सभी जानकारियों के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, यातायात को या सुगम बनाना चाहते हैं और उसमें सुधार लाना चाहते हैं, जिससे यातायात की दुर्घटनाओं में कमी हो। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए है विश्वास अभियान। कौन सी विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, तो यातायात विभाग द्वारा, अर्थात परिवहन विभाग द्वारा। परिवहन विभाग, मंत्री कौन है इस विभाग के, तो श्री मोहम्मद अकबर जी। श्री मोहम्मद अकबर जी इस विभाग के मंत्री हैं, परिवहन विभाग के। हमारा जो अगला न्यूज है वह गोधन न्याय योजना से है। आप सभी को पता है कि गोधन न्याय योजना में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। अभी तक सबसे पहले गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों का गठन किया गया। क्या गठन किया गया, गौठानों का गठन किया गया। फिर गौठानों पे गोबर से कंपोस्ट बनाया गया, गोबर से कंपोस्ट बनाया गया। फिर हम लोग गोबर से पेंट बनाए, उसको महात्मा गांधी औद्योगिक विकास पार्क के रूप में डेवलप किया हम लोगों ने। इस तरह गोधन न्याय योजना का प्रोग्रेस बढ़ता रहा। उसी कड़ी में आप क्या कर रहे हैं, राज्य में गौमूत्र की खरीदी कर रहे हैं। गौमूत्र की खरीदी कब से कर रहे हैं, हरेली तिहार से। हरेली तिहार कब है, 28 जुलाई को। 28 जुलाई से क्या हो रहा है, राज्य में गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। तो आइए न्यूज में देखते हैं कितने रुपए लीटर है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 रुपए लीटर प्रस्तावित है। अभी 28 जुलाई को जब हो जाएगा तब डिसाइड होगा कि कितना रुपए लीटर में खरीद रही है। अभी केवल 4 रुपए लीटर प्रस्तावित है, आप याद रखिए, हम अपडेट करा देंगे आपको करंट अफेयर से। तो छत्तीसगढ़ के गौठानों में 28 जुलाई को हरेली तिहार से गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत होगी। कब से होगी, हरेली तिहार से। हरेली तिहार कब है, 28 जुलाई से। आप याद रखिएगा गोधन न्याय योजना भी कब से चालू हुआ था, 20 जुलाई 2020 से। उस दिन भी हरेली थी 20 जुलाई 2020 से, और इस साल हरेली जो है 28 जुलाई को होगा। इसमें है तो खरीदी कहाँ होगी, यह सवाल है। तो पहले चरण में प्रत्येक जिले के 2 चयनित स्वावलंबी गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। जो एक जिला में 2 गौठानों से खरीदी होगी। ये 2 गौठान कैसे होंगे, तो स्वावलंबी गौठान होंगे। हमने थोड़े दिन पहले न्यूज में कवर किया है, आपने यदि नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं कि 3000 गौठाने, राज्य की कितनी गौठाने, 3000 गौठाने स्वावलंबी हो चुकी है। तो प्रत्येक जिले से 2-2 स्वावलंबी गौठानों में क्या होगी, गौमूत्र की खरीदी होगी। जिसका प्रबंध कौन करेगा, तो गौठान समिति। गौठान प्रबंध समिति पशुपालक से गौमूत्र क्रय करने के लिए स्थानीय स्तर पर दर निर्धारित कर सकेगी। अभी तक यहाँ पे अब गोबर का भी रिपोर्ट दिया गया है। अब तक 150 करोड़ की गोबर खरीदी की जा चुकी है 20 जुलाई 2020 को राज्य में हरेली पर्व के दिन। जैसा मैंने आपको बताया कि गोधन न्याय योजना भी हरेली के दिन चालू हुई थी, और राज्य में गौमूत्र की खरीदी भी कब से हो रही है, तो हरेली के दिन से। अभी तक गौठानों से कितना लाख क्विंटल, तो 20 लाख क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट बनाए जा चुके हैं, और 150 करोड़ से अधिक की गोबर खरीदी हो चुकी है, जिसमें से 143 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। तो ये तो रिपोर्ट हो गई गोधन न्याय योजना की। हम गौमूत्र खरीद क्यों रहे हैं, गौमूत्र क्या काम आएगा हमारे लिए, गौमूत्र की खरीदी कर क्यों रहे हैं, तो गौमूत्र की खरीदी क्यों कर रहे हैं, इसके लिए मैंने एक अगली न्यूज की कटिंग डाली है। आइए देखते हैं उस पर कि गौमूत्र की खरीदी से होगा क्या। गौमूत्र की खरीदी से होगा, जैविक खेती को नया आधार देगी गौमूत्र। किसको, जैविक खेती को। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जैविक खेती मिशन चल रहा है। कौन सा मिशन चल रहा है, तो जैविक खेती मिशन।
आप सभी को पता है जैविक खेती का अर्थ यह होता है कि हम केवल जैविक खाद, जैविक बीजों और जैविक उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे क्या होगा, जो फसल है वह जैविक फसल होगा। रासायनिक जो खाद है या रासायनिक का उपयोग है, रसायन का उपयोग है, उसका क्या करेंगे हम लोग, कमी ला रहे हैं उस पर। रासायनिक खाद के उपयोग में कमी लाना या रसायन का उपयोग कम करना, क्योंकि हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना है। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम गोमूत्र की खरीदी कर रहे हैं। गोमूत्र से क्या तैयार होंगे, गोमूत्र से कीटनाशक बनेंगे, उससे उर्वरक बनेंगी और आर्थिक स्रोत भी तैयार होगा, इसलिए जैविक खेती। तो हम जैविक खेती मिशन चला रहे हैं, अभी बताया मैंने। कब से चल रहा है छत्तीसगढ़ में, यह 2013-14 से, आप याद रखिएगा। जैविक खेती मिशन कब से चल रहा है, 2013-14 से, जिसमें क्या किया गया है, कुछ जैविक जिले बनाए गए हैं। तो जैविक कितने जिले हैं, 5 जिले। कितने जैविक जिले हैं, तो 5 जिले। कौन कौन से हैं वो जैविक जिले, तो आइए देख लेते हैं जैविक जिले। सबसे पहले ले देते हैं गरियाबंद, क्योंकि यह रायपुर संभाग का है। अगर आपने संभाग के वीडियो भी नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। तो गरियाबंद कहाँ है, यह रायपुर संभाग में, संभाग की बात कर रहा हूँ। फिर बाकी जो 4 जिले हैं वो कहाँ से हैं, बस्तर संभाग से। तो आपको याद रखिएगा, एक है दंतेवाड़ा, एक है सुकमा और बीजापुर और नारायणपुर। गरियाबंद, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर 5 जैविक जिले हैं। याद रखिए, जैविक खेती मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि प्रत्येक जिले में, तो प्रत्येक जिले में से हम 5 जिले तो पूर्ण जैविक जिले घोषित कर चुके हैं, तो 5 जिलों को हटा देते हैं, तो हमारे पास जिले कितने बने, 23। तो 23 और 5 28 हो गए टोटल जिले। 28 जिलों में से 5 जैविक जिले पूर्ण रूप से जैविक जिले हैं, जबकि 23 जिलों के एक एक विकास खंड को हमें कैसा बनाना है, जैविक विकास खंड। तो हमारे पास 23 जैविक विकास खंड है और 5 जिले हैं। चूंकि प्रत्येक जिले में एक जैविक विकास खंड है, अर्थात जैविक विकास खंडों की संख्या हम 23 ले लेते हैं और 5 जिले पूर्णतः कैसे हैं, तो जैविक जिले हैं। ये वही जिले हैं जहां की उत्पादकता कम है। आपको याद रखने के लिए इजी बना देता हूं, जहां धान की उत्पादकता कम है वहीं जैविक मिशन को बढ़ावा दिया गया है। चूंकि आपको पता है कि जैविक खेती करने से उत्पादकता में अचानक से कमी हो जाती है। जैविक खेती का असर हमें 2 से 3 साल के बाद दिखाई देता है, परंतु हाँ, छत्तीसगढ़ के जो कल्चर है उसमें धान बहुत इंपॉर्टेंट है और धान का जो उत्पादन है वो अत्यधिक मात्रा में चाहिए, इसलिए इंस्टेंट कोई फैसला लेना नहीं चाहते किसान और जैविक कृषि को अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि उनसे उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। इसलिए ऐसे जिलों को चूज किया गया जहां पे धान की उपज कम है। तो कौन कौन से जिले हैं, ये जिले याद रखिएगा, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जिले इंपॉर्टेंट है कि गरियाबंद, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। तो ये हो गए हमारे 5 जैविक जिले और 23 विकासखंड ऐसे हैं जिनमें जैविक विकासखंड घोषित किया गया है। अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। हमारा जो अगला न्यूज है वह है हमारे हाईकोर्ट से, माननीय हाईकोर्ट से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिलेंगे 2 नए जज। तो जज की नियुक्ति कौन करता है, आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से अनुशंसा करते हैं, जजों की नियुक्ति कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम से किया अनुशंसा। तो 2 नए जज के नाम याद रखने हैं हमें। तो एक है एडवोकेट पांडे और दूसरा है डीजे अग्रवाल। तो ये क्या है इनके पूर्ण नाम, आइए देखते हैं हम नीचे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को जल्द ही 2 नए जज मिलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम ने बार व बेंच कोटे से एक एक आपको दिखा देंगे। बार व बेंच कोटे से कैसे हैं, नामों को स्वीकृति प्रदान कर सरकार को नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेज दिया है। बार कोटे के सीनियर एडवोकेट राकेश मोहन पांडे RM जो पांडे हैं, RM पांडे, वो कैसे हैं, एडवोकेट हैं, बार कोटे से हैं। वकीलों का जो ग्रुप होता है, जो एडवोकेट का ग्रुप होता है, उसे बार काउंसिल कहते हैं। वह बेंच कोटे से उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी व वर्तमान में बिलासपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के पद पर राधा किशन अग्रवाल, RK अग्रवाल, आप याद रखिएगा इसे। ये RM पांडे साहब है और ये RK अग्रवाल है, 2 नाम है। राधा किशन अग्रवाल जो है कैसे हैं, बेंच कोटे से हैं, अर्थात ये पहले से
पद में हैं और जो बार कोटे से हैं वो राकेश मोहन पांडे जी हैं। तो कॉलेजियम ने गत 14 जुलाई को हुई अपनी आधिकारिक बैठक में इन दोनों नामों को हरी झंडी दे दी। तो जो दो नाम है इसे आप याद रखिएगा, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल नाम इंपॉर्टेंट है। तो एक का नाम है राधा किशन अग्रवाल जी जो बेंच कोटे से हैं, और जो बार कोटे से हैं वो राकेश मोहन पांडे जी हैं। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसी कड़ी में हम देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से न्यूज है हमारे पास। तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद में 99.18 अर्थात 99.18% मतदान, अर्थात 100% मतदान नहीं हुआ, कोई छूट गए। तो आप इसे याद रखिएगा, संसद में 99.81 लगभग 100 के है। तो क्रॉस वोटिंग के बाद एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत का अंतर बढ़ना तय। तो हम समझते हैं सबसे पहले क्रॉस वोटिंग क्या होता है। तो दो उम्मीदवार हैं, एक सिन्हा जी हैं जो यूपीए की ओर से हैं और एनडीए की ओर से हैं मुर्मू जी। तो देखते, चूंकि मतदान गुप्त होता है, अर्थात मतदान की पद्धति कैसी है, तो गुप्त मतदान है। आप किसको वोट दे रहे हैं यह पता नहीं चलता, आप लिफाफे में बंद लिफाफे पे वोट देते हैं, जैसे गुप्त मतदान है। तो गुप्त मतदान है तो किसी और को भी दे सकता है, कोई भी दूसरे पार्टी का। मान लीजिए ये यूपी वालों ने मुर्मू जी को दिया है। क्रॉस वोटिंग कहने का मतलब यही था कि यूपीए वाला जो सांसद होगा, अर्थात जो कांग्रेस है या उनके संबंधी पार्टी है यूपीए से, उन्होंने अपना वोट एनडीए के मुर्मू जी को दिया होगा। ये हो गया क्रॉस वोटिंग, अर्थात इनका वोट कहाँ गया, एनडीए के पास। इसलिए द्रौपदी मुर्मू की जीत का अंतर बढ़ना तय, यह बोला जा रहा है। तो क्रॉस वोटिंग हो सकती है क्योंकि यह गुप्त मतदान होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। और सबसे महत्वपूर्ण है, चुनाव की प्रक्रिया किसमें दी गई है, अनुच्छेद 55 पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। इसी कड़ी में हम और देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी नामांकन हो गया है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से हैं जगदीप सिंह धनखड़ जी, जो कि अभी वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे, जिनका ममता बनर्जी के चर्चे में आपने सुना ही होगा कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, और जो राज्यपाल है धनखड़ साहब, उनके बीच थोड़ी प्रशासनिक विवाद चलते रहता है। तो आप देख सकते हैं न्यूज में चल रही थे। तो एनडीए के उम्मीदवार थे उपराष्ट्रपति जी, कौन है, जगदीप धनखड़। तो यह नेशनल करंट अफेयर है। हम आते हैं अपने छत्तीसगढ़ के करंट अफेयरों पे। तो देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव, सबसे पहले तो हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट है, कौन सा राष्ट्रपति चुनाव है, 15वें, 15th रैंक का राष्ट्रपति चुनाव है। तो 14वें रैंक के राष्ट्रपति कौन हुए, श्री रामनाथ कोविंद जी, श्री रामनाथ कोविंद जी। विधायकों ने डाले क्रॉस वोट। यहाँ पे दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं सचिन बिरला, ये कहाँ से हैं, कांग्रेस से, लेकिन इन्होंने वोट किसको दिया है, मुर्मू जी को। गुजरात है कांदल जडेजा, ये एनसीपी के हैं, ये भी गुजरात, छोटू भाई बसावा बीटीपी के हैं। इन सब ने, उत्तर प्रदेश के शिवपाल यादव, आप सभी जानते होंगे कि अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग किए हैं, अर्थात अपनी पार्टी के उम्मीदवार को छोड़कर दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने मत दिया है। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति चुनाव देखना है हमें। देख लेते हैं कि क्या है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि संसद के 771 सदस्यों ने 5 सीट खाली है अभी, तो 5 सीट खाली है तो 776 होते हैं टोटल सीट, और 4025 विधायकों ने 6 सीट खाली है और 2 अयोग्य घोषित कर दिए गए। इस तरह कुल 4796 सांसद विधायकों ने वोट डाले, जिसमें 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी, ये याद रखिएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 10 राज्यों पे 100% वोट हुआ और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में वोटिंग हुई कितनी परसेंट, 100%। यह हमारे से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी या पुदुचेरी में 100% वोटिंग हुई। 8 सांसदों ने वोट नहीं डाला। मतगणना कब होगी, 21 जुलाई को। तो मतगणना होने के बाद हम आपको न्यूज से अपडेट करा देंगे कि कब मतगणना हो रही है। और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। याद रखिएगा इनका कार्यकाल कितने होता है, 5 साल का। इसमें उत्तराधिकार नियम होता है, अर्थात जब तक कोई नया राष्ट्रपति चुन लिया नहीं जाता तब तक राष्ट्रपति साहब अपने पद को नहीं छोड़ेंगे, अर्थात त्याग नहीं करेंगे। तो
छत्तीसगढ़ के हिसाब से देख लेते हैं इस न्यूज को। तो छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश, हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं यहाँ पे, भूपेश बघेल साहब समेत सभी 90 विधायकों ने डाले वोट। तो 90 विधायक हैं राज्य में, 90 के 90 ने वोट डाला। यहाँ पे देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव लिखा है और ऊपर वाले में 15वें राष्ट्रपति चुनाव लिखा है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव 15वां है। चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में सभी 90 विधायकों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। वोटिंग शुरू होते ही सबसे पहले भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मतदान किया। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले वोट किसने दिया, फर्स्ट वोट तो दिया है अजय चंद्राकर जी ने, अजय चंद्राकर जो भाजपा के हैं। और सत्ताधारी दल की ओर से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने, ये तो कहां से हो गए, बीजेपी की ओर से। और सत्ताधारी अर्थात कहने का हमारे यहाँ सत्ता किसकी है, तो कांग्रेस की। कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ श्री मोहन मरकाम साहब ने दिए, मोहन मरकाम जी ने। वोटिंग करने वालों में स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत, सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे सभी सभी मंत्री विधायक शामिल थे। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में पूरा 100% वोटिंग हुआ है। यहां देख सकते हैं आप, सभी 90 विधायकों ने वोट डाले। अजय चंद्राकर ने डाला पहला वोट, 11 जुलाई को होगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ से किसको ज्यादा मत मिलेंगे और गणना का स्वरूप क्या है, हमारे यहाँ की गणना कैसे होगी और किसको कितने ज्यादा वोट मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं वोट कौन डालते हैं। तो वोट डालते हैं एमपी। कैसे एमपी, जो निर्वाचित हैं, निर्वाचित एमएलए, निर्वाचित एमएलए। तो हमारे यहाँ एमपी कितने हैं, 16। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में एमपी की संख्या कितनी, 16। 11 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के। कितने हो गए, 11 और 5 16। एमएलए कितने हैं, तो 90। एमएलए कितने हैं, 90। तो हमें छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखनी है कि कैसे गणना किया जाता है मतदान का। तो मतदान कैसे गणना किया जा रहा है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों और राज्यों के विधायकों को मतदान का अधिकार है। इस निर्वाचन में एक सांसद के मत का मूल्य 700 है। इसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा किया है। एक एमपी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 700। तो हमारे यहाँ 16 एमपी है, तो आप 16 × 7 कर सकते हैं। 2 तो 42 की 2 हो गया, 4 हो गया और 7 एकम 7 4 11, अर्थात 11,200 वोट। 11,200 वोट किसके हो गए, सांसद के। उसी प्रकार हमारे यहाँ 90 विधायक हैं, तो विधायकों का अलग वैल्यू होता है। छत्तीसगढ़ के विधायकों का मत मूल्य कितना है, 129। छत्तीसगढ़ का कितना है, 129 × 90 करके देख लेंगे कितना आता है। राज्य के 90 विधायकों में से 71 विधायकों ने यूपीए को वोट दिया। आप सभी को पता है कि 71 विधायक किसके हैं, कांग्रेस के। और 6 सांसद जिसमें से राज्यसभा के 5 के 5 और लोकसभा के 1 दीपक बैस साहब बस्तर से, दीपक बैस जो लोकसभा सांसद है बस्तर से, वो कांग्रेस के हैं। अर्थात 6 सांसद और 71 क्या हो गए, विधायक। इन लोगों ने किसको वोट दिया है, यशवंत सिन्हा जी को। यहाँ पे देख लेते, पूरा डिटेल दिया है। इसी तरह राज्य के 11 लोकसभा और 6 राज्यसभा सांसद, यहाँ पे 5 रहेगा। 5 राज्यसभा सांसदों ने दिल्ली में मतदान किया। बताया गया कि राज्य के 10 सांसदों ने श्रीमती मुर्मू का समर्थन किया है। 10 सांसदों ने किसको दिया, मुर्मू मैडम को। और बाकी जो बचे हमारे कितने सांसद, 6 सांसद। तो जो 6 सांसद हैं उन्होंने किसको दिया है, तो सिन्हा साहब को, जिनका मत मूल्य कितना आ रहा है, 7,000। ये इसमें 7 का गुणा कर देंगे 700 का, तो ये हो गया 7,000। और 6 सांसद का करेंगे तो 6 सत्ते 4200। तो 4200 सांसदों का वोट हमारे यहाँ से यशवंत सिन्हा जी को गया और 7,000 वोट मुर्मू मैडम को गया। अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। हमारा अगला न्यूज है हमारे पुरस्कार से। अगला जो हमारा न्यूज है वह है पुरस्कार से। इसे आप याद रखिएगा, इसे बहुत सारे न्यूज ने कवर नहीं किया है, परंतु छत्तीसगढ़ के वेबसाइट जो जनसंपर्क है उसने बहुत अच्छे से कवर किया है। ये देख सकते हैं यहाँ 15 जुलाई के है। छत्तीसगढ़ के दृष्टिबाधित छात्र, सबसे पहले याद रखिएगा ये कैसे हैं, तो दृष्टिबाधित छात्र हैं, अर्थात ये देख नहीं सकते, यह देख सकते हैं आप।
नाम क्या है इनका? रघुनाथ। छत्तीसगढ़ के दृष्टिबाधित छात्र रघुनाथ ने सबल अवार्ड में जीता तीसरा पुरस्कार। सबसे पहले अवार्ड का नाम याद रखिए, सबल अवार्ड में क्या जीता है? तीसरा पुरस्कार। दृष्टिबाधित छात्र है रघुनाथ। आइए देखते हैं न्यूज में क्या है, आगे न्यूज देखते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं इसका। यहाँ पे देख सकते हैं आप सबल अवार्ड्स लेते हुए 3rd रैंक पे। जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की ललक इंसान में नई ऊर्जा और उत्साह संचार करती है। यह सभी कोट है, आप पढ़ सकते हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है सुकमा जिले के। कौन से जिले के हैं रघुनाथ साहब? तो सुकमा जिले के। कौन सी संस्था में पढ़ते हैं? तो आकार संस्था में 10वीं कक्षा में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र रघुनाथ नाग हैं। नाम क्या है? रघुनाथ नाग। याद रखिएगा, दृष्टिबाधित छात्र हैं, सुकमा जिले के हैं, आकार संस्था में पढ़ते हैं 10वीं में। हाल ही में झारखंड राज्य में जमशेदपुर में टाटा स्टील फाउंडेशन आयोजित किसके द्वारा किया गया? टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा बच्चों की विशिष्ट कला प्रतिभा को प्रोत्साहित करने पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सबल अवार्ड में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया। रघुनाथ ने कितने राज्यों में प्रतिभागियों में? 17 राज्यों के प्रतिभागियों के बीच अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और तीसरा पुरस्कार अपने नाम किया। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, राज्य कितने थे? 17। हमारा रैंक क्या रहा? 3rd। जीता उनका नाम क्या है जो विजयी रहे 3rd रैंक में? तो रघुनाथ नाग। है कहाँ के? तो सुकमा के। 10वीं संस्था में पढ़ते हैं, अर्थात 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं आकार संस्था में, और अध्ययनरत दिव्यांग छात्र हैं, यह याद रखिएगा। गाना कौन से गाया है यह भी दिया गया है, तो ऐसी लागी लगन गाकर सुरों का समा बांधा। तो इसी कड़ी पे महिला एवं बाल विकास मंत्री जी जो है श्रीमती अनिला भेड़िया जी और सुकमा कलेक्टर, इन दोनों ने क्या किए हैं? उन्हें विशेष बधाई दी है और रघुनाथ को सबल फाउंडेशन द्वारा प्रशस्ति पत्र और 10,000 का चेक दिया गया। आप इसे याद रखिएगा कि प्राइज मनी क्या थी? तो 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। नाम याद रखिएगा, रघुनाथ नाग है, सुकमा जिले के हैं, आकार संस्था में पढ़ते हैं, टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था सबल, और राज्य कौन सा था? तो झारखंड। जगह कौन सी थी? तो जमशेदपुर। यह न्यूज मुझे पहले कवर करना चाहिए था, पर मुझे यह ज्ञात नहीं था कि यह न्यूज है, परंतु कोई बात नहीं। हम देखते हैं इस न्यूज पे क्या इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ऑब्जर्वर पहुंचे रायपुर। आप सभी को पता है कि प्रत्येक जो चुनाव होता है उसमें एक पीठासीन अधिकारी होता है, जो जिसे हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? पीठासीन अधिकारी। अर्थात चुनाव का जो पोल होता है, अर्थात जो बूथ होता है, बूथ कह लेते हैं, जो चुनाव का बूथ होता है वहां का मुख्य अधिकारी होता है पीठासीन अधिकारी। उसी प्रकार से हमारे यहाँ विधानसभा भवन में मतदान होना है किसका? तो राष्ट्रपति के चुनाव का। कब होना है? तो 18 जुलाई को हो चुका है, 18 जुलाई को। रिजल्ट कब आएगा? तो 21 जुलाई को, अर्थात परसों। तो रिजल्ट आने के बाद हमें तो ये पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति कौन है, परंतु हमें ये याद रखना कि ऑब्जर्वर कौन था। ऑब्जर्वर अर्थात उस पर देखने वाला, नजर रखने वाला कि चुनाव प्रक्रिया सही से तो हो रही है, और पीठासीन अधिकारी कह सकते हैं। तो पीठासीन अधिकारी का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में ऑब्जर्वर कौन थे, यह देखना है। तो न्यूज पे देखते हैं, 16 जुलाई का न्यूज है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग, सबसे पहले तो यह याद रखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति चुनाव कराता कौन है? तो भारत निर्वाचन आयोग। तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त ऑब्जर्वर श्री राकेश रंजन जी। यह नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में यह पूछा ही जाएगा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो छत्तीसगढ़ के ऑब्जर्वर थे, चुनाव ऑब्जर्वर, उनका नाम क्या था? तो राकेश रंजन जी। डबल आर करके याद कर सकते हैं आप। अभी हाल ही में मूवी आई थी ट्रिपल आर, अब डबल आर याद कर सकते हैं। राकेश रंजन जी हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे न्यूज से और भी देख सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचकर मतदान का जायजा लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? अभी यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। श्री पी दयानंद साहब, ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, परंतु राष्ट्रपति चुनाव के लिए ऑब्जर्वर किसे नियुक्त किया गया छत्तीसगढ़ से? तो श्री राकेश रंजन जी को। अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज है हमारा 17 जुलाई का। आप सभी को पता होगा कि कोरोना काल में तो टीकाकरण बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, परंतु अभी टीकाकरण क्या हो गया है? थोड़ा सा
स्लो हो गया। टीकाकरण कैसा हो गया है? स्लो हो गया है। तो अभी सबको कौन सा डोज लग रहा है? बूस्टर डोज। इस बूस्टर डोज लगाने और जो बचे हुए व्यक्ति थे जिनको वैक्सीन नहीं लगा था, उनको वैक्सीन लगाने में कौन सा जिला प्रथम है? तो कांकेर जिला। यह याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जाएगा। आप सभी को पता है कि कोरोना से हर एग्जाम में कोई ना कोई सवाल आया है, तो इस कोरोना टीकाकरण के न्यूज से एक सवाल आने की अत्यधिक संभावना बनती है, तो आप याद रखिएगा। तो जो कांकेर की कलेक्टर हैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, उनके द्वारा जिला प्रशासन में कोविड-19 टीकाकरण की लगातार प्लानिंग और क्या की जा रही है? मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कांकेर जिला में कोविड टीकाकरण में राज्य में पहले स्थान पर है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि कोविड के टीकाकरण में पहला स्थान किसका है? तो कांकेर का। यहाँ की कलेक्टर कौन है? तो डॉक्टर प्रियंका शुक्ला मैम। अभी अभी हाल ही में इनका ट्रांसफर हुआ है, ये पहले स्वास्थ्य विभाग की संचालक हुआ करती थी। तो आप देख सकते हैं कांकेर जिला की एक नई उपलब्धि है कि कोरोना के टीकाकरण के मामले में वह सर्वाधिक टॉप पर है, अर्थात जिले में नंबर 1 पोजीशन पर है। तो आइए चलते हैं अब अगले न्यूज की ओर। हमारा अगला जो न्यूज है वह है खरीफ फसल बीमा। फसल बीमा योजना जो चल रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा, पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मैंने इसके बारे में कई बार चर्चा की है। 2016 से प्रारंभ हुआ है यह, इसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया करंट अफेयर पे। तो आज हम केवल चर्चा ना करके देख लेते हैं। तो खरीफ का जो फसल है उसके लिए बीमा का जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो उसकी तिथि बढ़ा दी गई है 31 जुलाई तक। पहले यह 15 जुलाई तक थी। 15 जुलाई, यहाँ पर देख सकते हैं हम, फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। जिले हेतु मुख्य धान सिंचित एवं धान असिंचित तथा अन्य सोयाबीन एवं अरहर फसलों की बीमा करा सकते हैं। योजना अंतर्गत बीमा इकाई ग्राम निर्धारित है, अर्थात प्रत्येक किसी ग्राम में गांव निर्धारित किया गया है जहां पे बीमा हो सकता है। तो फसल बीमा योजना की डेट बढ़ा दी गई है। तो इसमें यह भी दिया है कि बीमा में शामिल किए जाने वाले कृषक कौन कौन से कृषक हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं, अर्थात फसल बीमा योजना के लिए पात्र कौन कौन से किसान हैं। तो देख सकते हैं, पहला ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भूधारक व बटाईदार हो। भूधारक अर्थात जिनके पास भूमि है, और बटाईदार अर्थात जो काश्तकारी करते हैं दूसरे की भूमि पर। अधिसूचित फसल उगाने, अधिसूचित फसल अर्थात इस योजना के तहत फसल का लिस्ट जारी किया जाता है। लिस्ट जारी किया जाता है, तो लिस्ट जारी करने के बाद उस फसलों को क्या कहेंगे? अधिसूचित फसल कहेंगे। उसी फसल को उगाने से आपको क्या हो सकता है? योजना में पात्रता मिल सकती है। तो फसल बीमा योजना में इंश्योरेंस जो है, अर्थात ये फसल का इंश्योरेंस कह सकते हैं इसे। तो जो फसल के इंश्योरेंस है उसमें क्या क्या कंडीशन है? तो प्रतिकूल मौसम अर्थात सूखा, बाढ़, कीट व्याधि अर्थात अगर आपकी फसल को कीट लग गई, ओलावृष्टि हो गई या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर कवर किया जाता है। कवरेज क्या क्या है यह याद रखिएगा। कवरेज क्या है? सूखा, बाढ़, कीट, प्राकृतिक आपदा, ये सभी क्या है? कवरेज है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फसलों के लिए 2% क्या प्रीमियम, हमें यह पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस कराते थे हम प्रीमियम देते हैं, तो फसलों का प्रीमियम क्या है? तो 2% कुल लागत का, धान बोने के कुल लागत का 2%। मान लीजिए धान बोने का कुल लागत 1000 है, तो 2% कितना हो गया इसका? 20 रुपया। 20 रुपया आपको देना पड़ेगा। इस हिसाब से कृषक द्वारा दे प्रीमियम राशि 1100 रुपये धान सिंचित एवं 840 रुपया धान असिंचित हेतु प्रति हेक्टेयर के दय से देय होगा। यहाँ पे दिया भी है, तो 1100 रुपया प्रति हेक्टेयर ये धान सिंचित के लिए है, 840 रुपया है असिंचित के लिए, आप याद रखिएगा। और सोयाबीन के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे 924 रुपया, अरहर के लिए 666 रुपया। हमें केवल डेट याद रखना है, कब से चालू हुआ, क्या क्या पे कंडीशन है। हमने इस पे विस्तृत चर्चा की है, आप हमारे पुराने करंट अफेयर की वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले न्यूज की ओर। हमारा जो अगला न्यूज है वह छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादकता से। सभी को पता है छत्तीसगढ़ में आजकल मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया जा चुका है। मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया जा चुका है, अर्थात आप कृषि संबंधी जो भी शब्द है, कृषि लोन, वो मत्स्य पालन हेतु भी लागू होता है। तो
न्यूज देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादकता में 2 गुना से अधिक वृद्धि, अर्थात 2x से भी ज्यादा वृद्धि हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। किससे? मत्स्य उत्पादकता में, अर्थात मछली उत्पादकता में। प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता बढ़कर हुई 4000 मीट्रिक टन। देख लेते हैं न्यूज में क्या होता है, यह याद रखिएगा कि अभी उत्पादकता बढ़कर कितनी हो गई, 4000 मीट्रिक टन हो गई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए वह मछुआर, याद रखिएगा क्या बढ़ावा देना चाह रहे हैं हम लोग, मत्स्य पालन, मछुआरों के लिए व मत्स्य कृषकों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के चलते राज्य में मत्स्य उत्पादकता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। वर्तमान राज्य की औसत मत्स्य उत्पादकता, ये याद रखिएगा, जो वही हेडिंग पे दिया हुआ है वही है, 4000 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। ये दिखा है प्रति हेक्टेयर, यहाँ पे शॉर्ट पे लिख देते हैं 4000 मीट्रिक टन। ये 4000 है, मीट्रिक टन हो गया, और प्रति हेक्टेयर। प्रगतिशील मत्स्य कृषि मछली पालन की नवीन तकनीकों को अपनाकर उन्नत प्रजातियों का पालन कर प्रति हेक्टेयर 8000 से 10000 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन करने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि उन्नत टेक्निक पे अपना रहे हैं मछली पालन का, जिससे क्या हो रहा है, मत्स्य के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो इससे क्या हुआ, हमारे रैंक पे मछली पालन का देश में हमारे रैंक में क्या वृद्धि हुई, तो मछली पालन पे देश में 5वें स्थान पर एवं मत्स्य उत्पादन पे 6वें स्थान पर आ गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है कि सीजी क्या है, मत्स्य पालन पे 5th स्थान पे, और मत्स्य उत्पादन पे 6 रैंक पे। मत्स्य पालन में बीज की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे बीज लिखना भूल गया था। बीज मत्स्य पालन पे हम लोग 5वें रैंक पे हैं, और मत्स्य उत्पादन पे हम लोग 6वें रैंक पे हैं। आप यह न्यूज देख सकते हैं। इस न्यूज से यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मछली पालन का प्रोत्साहन बहुत ज्यादा किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। प्रत्येक एग्जाम में मछली पालन से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो आप मछली पालन वाले चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें, इसके बारे में पूरी जानकारी लें, और हमारे करंट अफेयर के साथ जुड़े रहें। आइए देखते हैं और क्या है इस मछली पालन के न्यूज के बारे में। तो पूरा डिटेल देखते हैं इस मछली पालन का न्यूज क्या क्या है। वर्तमान प्रदेश में लगभग 2 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। यह तो हमेशा रोज बताता हूं मैं कि इसी 2 लाख का 94.8% जल क्षेत्र क्या हो चुका है, मछली पालन हेतु उपयुक्त हो चुका है, जिसकी लाख हेक्टेयर में कितना हो गया है, 1.961 लाख हेक्टेयर, अर्थात 2 लाख के बहुत करीब है। आप देख सकते हैं उसी तरह 94% भी 100 के करीब है। इतने में मछली पालन का कार्य किया जा रहा है। तो इनमें क्या किया गया है, ऋण की जो सुविधा प्रदान की जा रही कृषकों के तहत मछली पालन को किसकी दर्जा दी गई है, मैंने अभी बताया कृषि का दर्जा देने के लिए मछली पालकों को ऋण की सुविधा, विद्युत एवं जल कर में छूट, इन सबसे क्या मिल रहा है, मछली पालन को बढ़ावा मिल रहा है। और यह एक ऐसा व्यवसाय बन गया है, तो लाभकारी व्यवसाय से बन गया है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि अभी लागू हुआ है, आप जान सकते हैं थोड़े दिन पहले बैठक हुई है मंत्रिपरिषद की, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवीन मछली पालन नीति 2022 लागू की गई है। यह याद रखिए कि जिसमें प्रशिक्षण, नवीन प्रजातियों का पालन, देसी मछली, मत्स्य सहकारिता, इन सभी कार्यक्रम और योजनाओं को सम्मिलित किया गया है इस नवीन मछली पालन नीति पे। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह था कि राज्य में मत्स्य पालन उत्पादन का क्षेत्र में क्या स्थान था, 9वां स्थान था, और मत्स्य बीज उत्पादन कम होने के कारण मत्स्य बीज बाहर के प्रदेशों से आयात किया जाता था। परंतु अब क्या हो गया है, हमारा रैंक हो गया है मत्स्य बीज उत्पादन में, बीज में याद रखिएगा मत्स्य के बीज में 5वां है, और मत्स्य उत्पादन में हमारा रैंक 6वां हो गया। 9 थे 6 का पहुंच गए हम लोग, 9 से कहां तक पहुंच गए, 6 से। याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यही इंपॉर्टेंट है कि हमारा रैंक 9वां था, हमारा रैंक अब क्या हो गया, 6वां हो गया। कितने की सुधार हुई आप देख सकते हैं घटा के। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। हमारा जो अगला न्यूज है वह है ऋण से किसानों को 3,928 करोड़ रुपए का कृषि ऋण वितरित किया गया। आप सभी को पता है कि 0% ब्याज दर पर, अर्थात 0% ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण दिया जाता है किसानों को। अल्पकालिक अर्थात एक फसल के सीजन को बोलते हैं अल्पकालिक ऋण। अल्पकालिक कहने का अर्थ है 1 जुलाई से
1 जुलाई से 31 जून तक। 1 जुलाई से 31 जून पे अल्पकालिक ऋण दिया जाता है, 0% ब्याज दर पर दिया जाता है किसानों को। तो इस वर्ष कितना दिया जा चुका है अभी तक? तो 3,928 करोड़। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चालू खरीफ सीजन में किसानों को बिना ब्याज के 5800 करोड़ रुपया, इस लक्ष्य को याद रखिएगा। इस वर्ष कितना है? तो 5800 करोड़ रुपया। पिछले साल यह 5700 था, 100 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। तो आप याद रखिएगा 5800 करोड़ रुपए। इसके विरुद्ध अब तक किसानों को 3,971 करोड़ रुपया, सॉरी 3,928 करोड़ 71 लाख रुपए का कृषि ऋण वितरित किया गया है। अर्थात इस 5800 करोड़ में से 3,928 करोड़ के आसपास वितरित कर दिया गया है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है आप उसे याद रखिए। 5800 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है वितरित करने का, जो कि पिछले साल कितना था? 5700 करोड़, जिस पे टोटल वितरण कितना किया गया? तो 47 लाख सॉरी करोड़ रुपए। हमारा जो अगला न्यूज है वह एक कार्यक्रम से है जिसका नाम है उमंग। इसे न्यूज़पेपर ने बहुत कम कवर किया है। न्यूज़पेपर वालों ने इसका कोई कटिंग नहीं दिया है, इसलिए न्यूज़पेपर पे था नहीं, तो मैंने इसे यहाँ लगाया है। उमंग कार्यक्रम, तो उमंग कार्यक्रम है क्या यह देख लेते हैं। और इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज वाला कॉन्सेप्ट है जिसे हम 4 यूज कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है यह बात कि संचालक, महिला एवं बाल विकास की संचालक है श्रीमती दिव्या मिश्रा जी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पहला उल्लास, दूसरा उम्मीद और तीसरा उजियार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आज इनमें चौथे यू के रूप में, यू अर्थात उमंग, जैसे इसमें देख सकते हैं उल्लास के यू है, उम्मीद के यू है, उजियार के यू है, वैसे चौथा क्या हो रहा है? उमंग का यू हो रहा है। उमंग का यू अर्थात 4 यू हो गए, जोड़ा जा रहा है। राज्य में 45 बाल गृह है, 13 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित है। तो ये सब क्यों हो रहे हैं? तो जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे हैं, बालक हैं, कम उम्र के हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के, जो किसी कार्यों पे लिप्त है, उन सभी के देख रेख के लिए क्या किया गया है? पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। तो इस पुनर्वास की व्यवस्था में ही बढ़ावा देने के लिए, ताकि बच्चे जो हैं सेटल हो जाएं, उन सब के लिए योजना चलाया जा रहा है। कौन कौन सी? उल्लास, उम्मीद, उजियार और उमंग। 4 यू आप याद रखिएगा। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 यू का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए मेंस में भी ये 4 यू कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 यू कार्यक्रम क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में इस पर विशेष फोकस काम किया जा रहा है। जो 10 जिले ऐसे हैं जिस पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है, और बच्चों के लालन पालन अर्थात पालन पोषण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य को इसमें भी एक प्रशंसा प्राप्त हुई कि छत्तीसगढ़ राज्य बधाई का पात्र है कि वह देश में अन्य प्रदेशों से आगे है। परंतु किसमें आगे है? मिशन वात्सल्य के देखरेख के तहत प्रति माह 4,000 रुपए दिए जाते हैं। तो अन्य प्रदेश से आगे किसमें? तो जो बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जो बच्चे बेघर हैं, उनके रहन सहन वास की व्यवस्था की जा रही है और बच्चों का पालन पोषण भी किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिन्होंने उन्हें गोद लिए हैं, बच्चे गोद लेते हैं उनके परिवार, जैसे रायपुर के श्री प्रताप दुर्गा महापात्रे, कांकेर के कृषक परिवार हैं, इन सभी को सम्मानित किया गया है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य के तहत कितने रुपए की सहयोग राशि दी जाती है? तो 4,000 रुपए की 10 जिलों पे चलाया जा रहा है। और ये 4 यू का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उल्लास, उम्मीद, उजियार कार्यक्रम पर विशेष चर्चा किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री और सभी जो मंत्री हैं अन्य राज्यों के, उनकी बैठक हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ। तो हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी साहब हैं। तो उनकी अध्यक्षता में एक अभियान की तैयारी करने के लिए कहा गया, जिस अभियान का नाम है हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान चलाना है हमें। यह बात अमित शाह जी ने कही है। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कब से कब तक चलेगा, यह इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अभियान का नाम याद रखिए, हर घर तिरंगा अभियान। और कब से कब तक? तो 11 से 17 अगस्त तक, 11 से लेकर 17 अगस्त तक आयोजित होगा। इस अभियान में 13 से 15 अगस्त तक क्या किया जाएगा? हर घर, शासकीय निजी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्धशासकीय कार्यालय, व्यवसायिक वाणिज्य प्रतिष्ठान, सब में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। आप सभी को पता है तिरंगा झंडा फहराने का नया कॉन्सेप्ट आया है। इसे आप प्री
स्पीच की स्वतंत्रता के तहत ले सकते हैं, जिसमें नवीन जिंदल वाला केस आता है, तो आप ये भी देख सकते हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह है इंपॉर्टेंट कि हर घर तिरंगा अभियान क्या है, कब से कब तक चलाया जा रहा है और क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 11 से 17 अगस्त तक यह चलाया जा रहा है। हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है पुस्तकों के विमोचन से, अर्थात पत्रिका के विमोचन से। यहाँ पे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने आज अपने निवास कार्यालय में हमारा समय और कबीर शीर्षक, यह याद रखिएगा, हमारा समय और कबीर अर्थात वर्तमान समय और कबीर नामक प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया, जिसमें कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र द्वारा प्रकाशित की गई है। कि 25 जून 2021 को कबीर संचार विकास अध्ययन केंद्र द्वारा क्या किया गया था, एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। इसी वेबिनार में पुरुषोत्तम अग्रवाल जी जो प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा लिखित एक व्याख्यान है, हमारा समय और कबीर। हमारा समय और कबीर नाम से एक आख्यान है, उनका विमोचन किया है मुख्यमंत्री जी ने। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही है, किताब का नाम याद रखना है। किताब का नाम क्या है, हमारा समय और कबीर। आज के लिए इतना ही करंट अफेयर एनालिसिस का। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके आप जुड़ सकते हैं, जहां से आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो सकता है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।